नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस रिवीजन सेशन में। आज क्लास 10th के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह चैप्टर जो है ये एग्ज़ाम में 4 नंबर का मोस्ट ऑफ पूछा जाता है। इसमें से या तो एक 2 क्वेश्चन पूछेगा या फिर 1 क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये 4 नंबर का पूछा जाता है अभी। या तो इसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ लेगा या अतिलघुरात्मक प्रश्न पूछ लेगा, और एक क्वेश्चन पूछेगा बड़ा जो कि 3 नंबर का होने वाला है, या फिर एक ही क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें से जो कि 4 नंबर का होने वाला है। ठीक है, वो पैटर्न क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस चैप्टर को। सबसे पहले हम कुछ एक रूल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा, आपको वो रूल याद रखने हैं। जब भी मैं पढ़ाता हूँ कुछ रूल मैं दो बताता हूँ, कुछ एक रूल मैं बताता हूँ, उन्हीं के बेस के ऊपर सारी एक्सरसाइज के चैप्टर हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम रूल की बात करते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण होता है कि कोई भी बहुपद होता है, उसकी यदि चर चर की अधिकतम घात चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। उसका जो पैटर्न होगा वो पैटर्न ये होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी इसके बारे में चर्चा की थी और 3rd में भी आ गया था द्विघात। तो यहाँ पर देखिए, ये जो x की जो पावर है ये अधिकतम 2 है। यहाँ पर चर है x, और a और b जो है ये चर नहीं है, ये कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है, ए और बी यहाँ पर क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर ए की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। ये लिख देता हूँ मैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी तीनों जो नंबर है वो कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ पर x जो है वो चर है, तो हमें इसकी घात देखनी है, चर की अधिकतम घात जो होगी वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष बात याद रखना कि a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी b और c 0 हो सकते हैं उस। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपके काम आने वाले हैं, जो कि आप 8 क्लास से इसको सीखते आ रहे हो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक है ए प्लस बी की होल क्यूब, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसके बाद में ए माइनस बी की होल क्यूब है, जो कि है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये चारों के चारों फॉर्मूले आपके इस पूरी एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, तो इनको याद कर लेना। पहले से ही हम प्रिपेयर होके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती है ना, तो इसको अच्छे से याद रख लेना इस फॉर्मूले को। एक रूल और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। रूल है इस द्विघात समीकरण के अंदर, देखो रूल फर्स्ट है कि जो भी द्विघात समीकरण है, जो भी आप मान रहे हो, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन दे देगा, जैसे आयु से रिलेटेड दे दिया, आयत से रिलेटेड दे दिया, या फिर वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, या अंकों से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया, लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन देगा। ठीक है, थ्योरेटिकली। तो उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें हमेशा एक चर वाला होना चाहिए।
जो द्विघात समीकरण है हमेशा कितने होना चाहिए, एक ही चर वाला होना चाहिए। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है एक ही वेरिएबल नंबर होना चाहिए, उसमें कितना होना चाहिए, वन वेरिएबल नंबर, वन वेरिएबल नंबर का हो। ठीक है। दूसरा रूल नंबर सेकंड, रूल नंबर सेकंड है कि जब भी कंजिक्यूटिव नाम देगा क्वेश्चन में, नाम देता है कंजिक्यूटिव का, कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर का मतलब होता है क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या से यहाँ पर हमारा मतलब है कि एक के बाद एक आने वाली संख्या। जैसे हम काउंटिंग करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं जैसे 1 2 से, तो 2 के बाद 3, तो ये दोनों संख्याएं क्या है, कंजिक्यूटिव है, क्रमागत संख्या है। जैसे 5 और 6, 1 के बाद में 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6, ये कंजिक्यूटिव नंबर ही हैं। 1 का कंजिक्यूटिव 2 हो जाएगा, 2 का कंजिक्यूटिव 3 हो जाएगा, 3 का कंजिक्यूटिव 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को। तो ये कंजिक्यूटिव नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, क्रमागत संख्याएं होगी तो उसको हमें हमेशा एक चर का मानना चाहिए, हमेशा एक चर का मानेंगे। ठीक है, जैसे पहली संख्या आप मानोगे, यहाँ पर पहली संख्या हमेशा x मानना है। ठीक है, हमेशा x को लेट करना है यहाँ पे। और जो दूसरी संख्या होगी, दूसरी संख्या जो होगी वो x+1 माननी है आपको। क्या माननी है, x+1 माननी है। ये क्रमागत संख्याएं हो जाएंगी आपकी। ठीक है, हमेशा याद रखना। उसके बाद में एक रूल और पढ़ते हैं हम यहाँ पे, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड के अंदर स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, कंजिक्यूटिव में आ जाए या फिर आयत में आ जाए, याद रखना, आयत आ जाए, वर्ग आ जाए, एक लंबाई दे दे आपको, लेंथ दे दे, ब्रीथ पूछ ले, ब्रीथ दे के लेंथ पूछ ले, तो एक को सिर्फ एक ही चर में माननी है। लेंथ मान लिया, ब्रीथ उससे 2 अधिक है, 3 अधिक है, तो उसमें जोड़ देंगे तो वो ब्रीथ आ जाएगी। ठीक है, तो चर एक ही होना चाहिए, कहने का मतलब एक ही चर यहाँ पर पॉसिबल है। 2 चर के लिए मजबूर करेगा आपको, ये याद रखना है, सोचने पे मजबूर कर देगा कि 2 चर का माने एक्स वाई माने या फिर एक्स ही माने, तो ओनली एक्स ही मानना है दोनों चर को। जो भी चर होगा एक्स मानेंगे, एक्स वाई नहीं मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, वाई लेट नहीं करना है। अब आता है स्पीड से रिलेटेड, तो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा, स्पीड यानी कि चाल से, चाल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो चाल बराबर मेरे पास होती है, चाल बराबर मेरे पास होती है दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। यदि मैं समय का यहाँ से फॉर्मूला निकालूं तो याद रखना समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। ठीक है, आपको ये कुछ भी याद नहीं रखना है इनमें से, बेसिकली याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, उसको आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या होगा वो ध्यान से देखना। जो भी आपको क्वेश्चन में दूरी दे रखी हो, जो भी दूरी दे रखी हो, डिस्टेंस जितनी भी दे रखी हो, चाल वाले क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ मिलेगा आपको, तो जो दूरी होगी उसको लिख देना, डिस्टेंस यानी कि दूरी। दूसरी भी दूरी यहीं पे लिख देना, दूरी एक ही देगा बेटा आपको, याद रखना, तो सेम दूरी रख देनी है यहाँ पे। एक क्वेश्चन करेंगे हम इनसे रिलेटेड, समझ में आ जाएगा। ठीक है, दूरी मान लिया, मैं इसको थोड़ा सा पास लिख देता हूँ। तो देखो क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे दूरी दूरी, यहाँ पे भी दूरी लिखनी है आपको। ठीक है, अब बटा में लिखनी है आपको चाल। चाल क्या लिखोगे, चाल, जो भी चाल आपको दे रखी है वो चाल। यहाँ पर बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा,
और चाल को लेट करना है एक्स से, तो यहाँ पर चाल को मैं एक्स लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? एक्स लिख देता हूँ। तो ये एक्स आ जाएगा, ये भी एक्स आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा समय, जो भी आपको समय दे रखा है। ये समय का अंतर होता है, याद रखना, अंतर होता है समय का। अब ये देखो दोनों ये तो सेम हो गए, है ना, दूरी बटा एक्स, दूरी बटा एक्स, जो भी डिस्टेंस दे रखी तो ये तो कट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, देखो हमेशा आपको मानना है, माना चाल बराबर एक्स किलोमीटर प्रति घंटा हमेशा। अब ये कहेगा कि चाल में वृद्धि होगी या चाल में कमी होगी, या तो चाल में वृद्धि होगी, तो देखो चाल में वृद्धि हो, चाल में वृद्धि, जब क्वेश्चन में चाल में वृद्धि दे रखी हो तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला लिख देना है, माइनस दूरी बटा एक्स। एक्स क्या है? चाल है। एक्स क्या मानी हमने? चाल मानी है। तो दूरी में चाल में वृद्धि करने के लिए कहा, तो इसमें आपको जोड़ देनी है वृद्धि। जैसे आपको कहेगा कि भाई 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वृद्धि हो रही है, या फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो भी स्पीड हो रही है, तो यहाँ आप लिखोगे प्लस चाल में वृद्धि, चाल में वृद्धि, ठीक है। और बराबर में आपका समय अंतराल चलता है, क्या चलता है? समय अंतराल, समय अंतराल, जो समय का अंतर क्वेश्चन में दे रखा हो वो चीज़ लिखनी है यहाँ पे। और यदि कमी आ जाए, कमी हो किसमें? चाल में, चाल में कमी, है ना, मोर देन, स्पीड मोर देन दे रखा हो तो प्लस बाद वाले में, और लेस देन दे रखा हो, कमी दे रखी हो तो पहले वाले में से कम कर देनी है आपको। तो सूत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए ध्यान से, हम लिखेंगे दूरी सेम टू सेम लिख दो, एक्स माइनस, हमेशा बीच में माइनस, ये दूरी बटा एक्स बराबर में समय अंतराल, समय अंतराल जो क्वेश्चन में दे रखा होगा मम्मी, ठीक है। तो जब कमी दे रखी हो तो जितनी कमी दे रखी है वो पहले वाली स्पीड में से कम कर दो, जो स्पीड में से कम कर दो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चाल में कमी, इसको चाल में कमी लिख देते हैं, सॉरी गलती से 5 लिखा जा रहा है, चाल में कमी, जितनी कमी आती है वो पहले वाली में से स्पीड में से कम कर देंगे। ये हमारे रूल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल की यदि मैं बात करूं, रूल नंबर 3, सॉरी 4 हो गया होगा शायद, देख लेते हैं रूल 3 4। तो रूल नंबर 4 क्या होगा? रूल नंबर 3 जो है वो सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, और कुछ भी याद नहीं रखना। क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, तो यहाँ दूरी, यहाँ चाल, यहाँ दूरी, यहाँ चाल, बीच में माइनस, बराबर में समय का अंतर जो भी दे रखा आपको क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन में वृद्धि दे रखी हो तो बाद वाले में प्लस कर देना उस वृद्धि को, यदि कमी दे रखी हो तो पहले वाले में से कमी कर देना, बाकी सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं हम रूल नंबर 4 की। तो रूल नंबर 4 के अंदर देखो आपको क्या मिलेगा, रूल नंबर 4 के अंदर आपको डिस्क्रिमिनेंट मिलेगा, मूलों की प्रकृति याद करने के लिए कहेगा, मूलों की प्रकृति। तो जब भी मूलों की प्रकृति आप याद करोगे आपको डी की वैल्यू फाइंड करनी होती है, किसकी? डी की। मूलों की प्रकृति का मतलब ये है आपको डी याद करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा है। लिख देता हूँ इसका पूरा नाम, डिस्क्री
डिस्क्रिमिनेट हिंदी में इसको बोलते हैं विभक्ति, विवर्तन या विभक्ति। क्वेश्चन में इन नाम से मिलता है विभक्ति। इसको हमेशा डी से लिखते हैं। मूलों की प्रकृति जब ज्ञात करते हैं तो डी से लिखते हैं। डी का फॉर्मूला होता है मेरे पास b² - 4ac। क्या होता है? b² बराबर सॉरी d² बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो देखो द्विघात समीकरण मेरे पास क्या था? ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर a क्या है मेरे पास? ये जो a है ये x² का गुणांक है। चलो इसको मैं कैपिटल A लिख देता हूँ, ये कैपिटल B और ये कैपिटल C। इस प्रकार से इसको मैं लिख देता हूँ कि कैपिटल A जो है वो मेरे पास स्मॉल a है, कैपिटल B जो है, जो भी गुणांक है, कहने का मतलब ये क्या है मेरा? ये गुणांक है। ठीक है, B है x का गुणांक जिसको स्मॉल b से लिखते हैं, और कैपिटल C जो है वो स्मॉल c के बराबर हो जाएगा। बस याद रखना कि ये जो चीज़ दे रखी है हमें b² - 4ac, b x का गुणांक है, a x² का गुणांक, c यहाँ पर अचर है नॉर्मली। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है? तो देखो इसके अंदर 3 केस बनते हैं। पहला केस यदि d की वैल्यू आपके पास 0 आ जाए। सबसे पहले d क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो d की वैल्यू 0 आ जाए, यानी कि यहाँ पर इन सभी की जो वैल्यू रखोगे ना, यदि वो 0 आ जाए, उसको सोल्व करने पर 0 आ जाती है, तो हमेशा हमेशा 2 रियल रूट्स होंगे, सॉरी इक्वल रूट्स होंगे। इसको आगे लिख देते हैं। 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी कि दो बराबर, दो हिंदी मीडियम में दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यहाँ पर, यानी कि दोनों ही रूट्स जो आएंगे आपके पास, दोनों ही मूल जो आएंगे, यानी कि x के जो मान आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे? बराबर आएंगे, दोनों वास्तविक होंगे, दोनों बराबर आएंगे। इस कंडीशन में यदि क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, तो उसको हम x और y की वैल्यू x की वैल्यू निकालते हैं। सॉरी y का तो है ही नहीं इसमें, x की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, इसमें दूसरा जो केस है, सेकंड केस जो बनेगा, तो वो बनेगा कि d की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी हो। कहने का मतलब d का मान पॉजिटिव हो। d क्या हो? पॉजिटिव, यदि धनात्मक आ जाता है, तो उस केस में मूल की जो प्रकृति है, यानी कि नेचर ऑफ द रूट्स, वो क्या होंगे? नेचर ऑफ द रूट्स 2 डिस्टिंक्ट, ये आ जाएगा डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। डिस्टिंक्ट रियल्स रूट हिंदी में लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, इस कंडीशन में भी यदि आपके पास d की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, यानी कि d का मान कुछ ना कुछ बड़ा आ रहा है 0 से, तो उसमें भी हम दोनों मूलों को निकालते हैं। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको, जो कि हम आगे करेंगे। रूल नंबर केस नंबर 3 की बात करें। केस थ्री होगा कि d की वैल्यू 0 से छोटी हो। d की वैल्यू 0 से छोटी मतलब d का जो मान है वो नेगेटिव आ जाए। आंसर किस में आ जाए? नेगेटिव आ जाए। तो ये हमेशा इसकी जो प्रकृति होगी वो होगी नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। कोई रियल रूट नहीं होगा, यानी कि कोई भी वास्तविक
मूल नहीं है, कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, ये 4 रूल हैं जो आपको अच्छे से याद रखने हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अब जो ये निकाला है हमने कि केस फर्स्ट और केस सेकंड, इसको सोल्व करने के लिए हमें रूल नंबर 5 की आवश्यकता होगी। रूल नंबर 5 क्या होगा? ये होगा द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात सूत्र। द्विघात सूत्र जो है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, यहाँ आ जाएगा डी आपका। ठीक है, और अपॉन में आ जाएगा 2a। इसके अंदर आप वैल्यू रखोगे कब? जब मूलों की प्रकृति आपके पास आ जाती है। याद रखना, नेगेटिव आ जाती है तो यहाँ पर आपको ये यूज ही नहीं करना, यहीं पे छोड़ देना है। यदि पॉजिटिव और जीरो आ जाती है तो वो वैल्यू यहाँ पे रख देना। डी की वैल्यू तो आप निकाल लोगे यहाँ से, वो रूट के अंदर रखनी है। ठीक है, ये 5 रूल है जो कि पूरे एक्सरसाइज में यूज होते हैं। 4 नंबर की ये एक्सरसाइज है। तो चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले, चलो ये बताने से पहले, आपके अंदर क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में 1 नंबर का हो सकता है। तो छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ आपको। पूछेगा जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन हो कोई, ये क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। इसके अंदर आपको क्या निकालना होता है? इसके अंदर निकालना होता है द्विघात समीकरण। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 0 बच गया। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपको बताना होता है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो ये इस फॉर्मेट में आ जाए, ए एक्स स्क्वायर क्या आ जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यदि कोई भी समीकरण इस फॉर्मेट में आ जाता है तो आपको ये यूज करना है। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो आपको ये पूछेगा द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है छोटा। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैं हटा देता हूँ। नॉर्मली आपको एक क्वेश्चन बताया है कि इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ये द्विघात समीकरण सूत्र से हल कीजिए। तो देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले हमें लेट करना है, माना दुगने से, किसके दुगने से? चौड़ाई से। तो चौड़ाई को मानना है आपको। ठीक है, माना आयत की चौड़ाई, क्या मानोगे? आयताकार भूखंड की चौड़ाई। इसको हमने लेट कर लिया x मीटर। ठीक है, अब क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चलो क्या कह रहा है कि लंबाई जो है, यानी कि इस आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो क्या होगी? तो जो लंबाई है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगने। तो चौड़ाई क्या है? x, इसका दुगना यानी कि 2 गुना से एक अधिक,
2 गुने से भी 1 अधिक है, तो ये इसकी लंबाई आ गई। अब कह रहा है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ इसमें हम रख देते हैं फॉर्मूले में। तो देखो लंबाई कितनी है मेरे पास, 2x+1, तो पहले मैं 2x+1 इंटू एक्स, चौड़ाई, अच्छा लंबाई गुणा चौड़ाई का वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 528 वर्ग मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 528। अब इसको सोल्व कर दो, ये बन जाएगा 2x² प्लस एक्स इज इक्वल टू 528, तो 2x² प्लस एक्स माइनस का 528 इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0, इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करेंगे। यदि आपको आगे सोल्व करने के लिए कहा जाए कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, द्विघात सूत्र से हल कीजिए, तो क्या करना है आपको, इसको स्प्लिट मेथड से तोड़ देना। ठीक है, सिंपल सा स्प्लिट मेथड से तोड़ोगे तो 528 1056, 1056 के यदि अभाज्य गुणनखंड करोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपके पास 32 और 33 की फॉर्मेट में। ठीक है, 32 और 33 की फॉर्मेट है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेना और इसको मल्टीपल कर देना, तो मेरे पास आ जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे 2 के फॉर्म में, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 2x² माइनस प्लस है 33x माइनस का 32x और माइनस प्लस माइनस का 528 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 33 माइनस, यहाँ से देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से मेरे पास आ रहा है 16 दूनी 32, 16 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 16, तो माइनस का है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे ऑब्वियसली, तो ये आ जाएगा 2x माइनस इंटू माइनस प्लस, इसमें से 16 से डिवाइड करेंगे इसको 528 को तो 33 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में 2x प्लस 33 और सेकंड आ जाएगा 16 माइनस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो 2x प्लस दोनों के बराबर एक बार 0 कर देंगे, एक बार x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस का 33, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 33/2। अब किसी की भी लंबाई चौड़ाई जो भी है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो ये तो आ जाएगा असंभव, असंभव, जो कि गलत है। ठीक है, और यहाँ से देखोगे तो x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू कितना आ गया 16। अब हमने क्या माना था, हमने माना था कि चौड़ाई जो है, चौड़ाई हमने मानी थी x, तो x की वैल्यू आपके पास 16 मीटर, और लंबाई यदि हम की बात करें तो लंबाई थी मेरे पास 2x+1, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 इंटू 16 प्लस 1 यानी कि 33, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 1 प्लस 33, ये इसकी लंबाई आ गई। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलगाड़ी से संबंधित, इसको ध्यान से समझना भी। किसी रेलगाड़ी की गति उसकी सामान्य गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी दे रखा है आपको लिख लेना है। सबसे पहले क्या दे रखा है, दूरी, दूरी को देखो, सबसे दूरी दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ लिखो दूरी,
जो भी क्वेश्चन में ले रखा है सेम टू सेम लिख दो, किलोमीटर। ठीक है, समय का अंतर दे रखा है, समय समय अंतर लिखें, समय लिख देता हूँ, समय का क्या दे रखा है, अंतर, याद आ गया, कितना, 4 घंटे। और क्या दे रखा है, और दे रखा है गति में परिवर्तन यहाँ पे दे रखा है, गति में कितनी अधिक गति हुई है, मोर देन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, बड़ी है चाल गति। ठीक है, स्पीड कितनी बड़ी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये बड़ी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चाल को लेट करना है, हमेशा चाल को लेट करना है, मैंने बताया था। तो माना चाल x, चाल कितनी हो जाएगी बेटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया हमने। ठीक है, अब चाल में वृद्धि हुई है, चाल में वृद्धि कितनी हुई है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ी है, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वो सूत्र लगा दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, वो सूत्र लगा दो, क्या था, दूरी बटे x माइनस दूरी बटे x बराबर समय को मैं t लिख रहा हूँ। ठीक है, दूरी कितनी है, 600 बटे x कितना, अच्छा दूरी में वृद्धि हुई तो बाद वाले में ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x माइनस ये 600, बाद वाले में क्या करना है, वृद्धि जोड़ देना है, और कमी होती यहाँ पर, यदि 5 किलोमीटर की कमी होती तो इसमें से माइनस कर देते। ठीक है, और बराबर में आपका आ जाएगा समय कितना है, समय 4 घंटे। अब इसको सोल्व कर दो, सोल्व करोगे तो इसको एलसीएम लोगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5 इसका एलसीएम आ गया, x से डिवाइड करोगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 600 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 600 x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अभी मेरे पास बनेगा, क्या था, 600x प्लस 5, 600x प्लस 5, 600x प्लस 5 माइनस 600x इज इक्वल टू 4, और यहाँ डिवाइड में था वो मैं यहाँ ले रहा हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x मल्टीपल कर दिया मैंने x को अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास 600x प्लस 6 पंजो 30, 3000 माइनस 600x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 20x, 4x स्क्वायर प्लस 20x, 600x से 600x कैंसिल आउट, 3000 को इस साइड ले जाओ, माइनस में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 20x माइनस 3000 इज इक्वल टू 0। समीकरण को छोटा बना दीजिए, छोटा बनाओगे 4 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कितना आ जाएगा 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार का एक क्वेश्चन, ये द्विघात समीकरण बन चुका है आपके यहाँ पर, ये द्विघात समीकरण हो चुका है। यदि क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए, क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए यदि क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है क्या नहीं करना है, तो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके टुकड़े कर दोगे, 750 के टुकड़े कर दो, तो 750 के यदि आप अभाज्य गुणनखंड करें तो 25 75 होता है, तो 25 इंटू 30 750 हो गया, क्या चाहिए, प्लस का 5 बन गया, इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x और माइनस का 750 इज इक्वल टू 0। हमें चाल निकालनी है, प्रारंभिक चाल, तो इन दोनों से और यहाँ से x कॉमन,
ये आ जाएगा x+30, यहाँ से 25 कॉमन माइनस का, ये आ जाएगा x+30 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x+30 और ये आ जाएगा x-25 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके बराबर करोगे प्लस 30 बराबर 0, एक बार x-25 बराबर 0। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से यदि देखें तो x+30 जो है x- बराबर x-30, x बराबर -30, और यहाँ से ये जो तो असंभव है, असंभव माइनस की तो होती नहीं है चाल, ठीक है। ये आ जाएगा x बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले स्पीड कितनी थी इसकी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर मान लेना है, माना रहमान की आयु x वर्ष, 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो 3 वर्ष पूर्व, ये वर्तमान माननी है, हमेशा याद रखना, प्रेजेंट है, यहाँ लिख देता हूँ वर्तमान की वर्तमान आयु। तो 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 3 वर्ष पूर्व इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या कर रहा है, का व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम क्या आ जाएगा 1/x-3। 5 वर्ष बाद, अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद x में 5 जुड़ जाएगी, रहमान की आयु, ठीक है, रहमान की आयु। अब उसका भी व्युत्क्रम कर रहा है, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, व्युत्क्रम 1/x+5। कह रहा है दोनों के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, दोनों के व्युत्क्रमों का योग, यहाँ लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो 1/x-3, एक व्युत्क्रम ये है, दूसरा व्युत्क्रम ये x+5 इज इक्वल टू 1/3। अब इसको सोल्व कर देना आपको, वर्तमान आयु फिर निकाल लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके दे देता हूँ ये क्वेश्चन। तो यहाँ से x-3 और x+5 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x+5 प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। तो ये आ जाएगा, ऊपर तो बच जाएगा 2x+2 और नीचे आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इसको प्रोडक्ट कर ही देता हूँ, x² माइनस 3x प्लस 5x और माइनस का 15 इज इक्वल टू मेरे पास है 1/3, ठीक है। इसको सोल्व करो, तो आ जाएगा 2x+2 को x² प्लस का 2x माइनस का 15, 3 में से 2 माइनस 5 माइनस कर दिया, प्लस का 5 है माइनस का 3 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, ये 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीपल कर लो, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो मेरे पास आ जाएगा 6x + 6 इज इक्वल टू x² + 2x माइनस 15। इनको इधर ले आओ, तो ये आ जाएगा x² माइनस का, ये इधर आएगा माइनस का 6 होगा, तो -6 और प्लस का, तो प्लस का माइनस का 4x प्लस माइनस का 6 और माइनस का तो माइनस का आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है, 21 के टुकड़े करके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, क्या आएगा। अब मूलों की प्रकृति से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि दी गई समीकरण 3x² माइनस 4√3x इज इक्वल टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है, ये इसमें मूलों की प्रकृति आपसे पूछी गई है, नेचर ऑफ रूट्स आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो मूलों की अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यदि है तो उसको ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से डिस्टिंक्ट मूलों की प्रकृति का मतलब डी की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पर ए बराबर मेरे पास 3 है, बी बराबर मेरे पास -4√3 है, और सी इज इक्वल टू मेरे पास 4 है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो मुझे डी निकालना है, तो डी मेरे पास आता है b² - 4ac। डी क्या आएगा, b² - 4ac, जो कि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। हमेशा आपको यही करना है, डी बराबर निकाल लेना है, ठीक है। मूलों की प्रकृति का नाम आती है। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, b² क्या है, -4√3, इसका होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। तो ये आ जाएगा -16, माइनस प्लस हो जाएगा 16, √3 × 3 3 हो जाएगा, 16 × 48 माइनस 16 × 48, ये भी 48 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0। तो मूल की प्रकृति क्या हुई, मूलों की प्रकृति दो इक्वल वास्तविक मूल हो जाएंगे, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल, क्या आ जाएगा, वास्तविक मूल। सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने, वास्तविक, टू इक्वल रियल रूट्स, टू इक्वल रियल रूट्स की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं। अब देखो, मैंने क्या कहा था, जब भी जीरो की वैल्यू, डी की वैल्यू 0 आ जाए तो इक्वल रियल रूट्स होंगे, यानी कि इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, तो इसको निकाल लेते हैं हम। क्या करोगे, निकालने के लिए आपको सेक्शन फार्मूला यूज करना होगा, सॉरी सेक्शन फार्मूला का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना होगा, द्विघात समीकरण सूत्र। तो द्विघात सूत्र क्या बताया था मैंने, x बराबर -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो सीधी सीधी, x बराबर माइनस का माइनस, ये माइनस, और b की वैल्यू माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस डी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी वैसे, 2a की वैल्यू मेरे पास 3 है। तो x बराबर मेरे पास आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट क्योंकि ये तो 0 है, तो आ जाएगा 2√3 अपॉन में 3, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। इक्वल रूट की बात कर रहा है तो दोनों रूट ही मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 2√3/3। चाहे तो आप इसको यहाँ पे छोड़ देना, चाहे इसको आगे सोल्व करो तो आगे कर देना। तो आगे इज इक्वल टू 2√3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 × √3, ठीक है। तो ये √3 से √3 कैंसिल आउट, तो अपन में √3, या तो ये आंसर करो या ये आंसर, तो यहीं पे छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इससे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आयत से रिलेटेड पूछ लेगा, आयत की लंबाई आपको दे रखा हो, चौड़ाई से अधिक है, जैसे एक वर्ग की भुजा दूसरे वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है, तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफलों का योग दे देगा, ठीक है, और उससे भुजाएं ज्ञात करने के लिए कर देगा। इस पर टाइप के आपके इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। बाकी इस फॉर्मेट से बाहर, ये जो रूल बताए इससे बाहर आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है
कि कहा द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0 में k का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल है। क्या कह रहा है? सबसे मेन पॉइंट ये, दो बराबर मूल की बात कर रहा है। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। ठीक है। अब आपको ये कह रहा है कि दो बराबर मूल का मतलब है कि d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि ये कह रहा है दो बराबर मूल है, ये क्वेश्चन में कहा गया है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। इसको लास्ट में यूज करना हमें। ठीक है। तो यहाँ देखो d की वैल्यू निकालो। b की वैल्यू k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो मेरे पास आ जाएगा k² माइनस 24। ठीक है। ये d की वैल्यू। अब क्या कहा इसने कि d की वैल्यू 0 है, d बराबर 0 है। क्यों है? क्योंकि दो बराबर मूल दे रखे हैं। हमने क्वेश्चन में कह दिया, क्वेश्चन में ये नहीं कहेगा कि d इज इक्वल टू 0, ये कहेगा कि दो बराबर मूल है। ठीक है। तो d की बराबर हम यहाँ पे रख देंगे 0। तो k² माइनस 24 ये किसके बराबर था? d, और d का मान क्या है? 0, तो इसको 0 आ जाएगा। तो k² बराबर मेरे पास आ जाएगा 24 और k की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे, हम। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस रूट 24। प्लस माइनस रूट, जब भी रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस यहाँ पे जरूर आता है, जब भी स्क्वायर हटाते हैं। ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस आंसर को याद रखना आप। इस क्वेश्चन को, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ लिया जा चुका है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी अच्छे से। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ओके। अच्छा, इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो आप। आगे सोल्व करेंगे तो 6 इंटू 4 होता है, तो 2√6 यहाँ पे आसपास आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये भी आपका आंसर हो सकता है, याद रखना। प्लस माइनस दोनों इक्वल रूट है। रूट की क्या बात कर रही है इसने? इक्वल रूट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा 2√3। प्लस माइनस लगाना मत भूलना यहाँ पे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। पूरी 4 की एक्सरसाइज सिर्फ एक वीडियो में, थोड़ी सी लंबी हो गई आज, 10-15 मिनट। तो लेकिन पूरे एक्सरसाइज यहाँ पे कवर हो चुकी है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए बने रहिए हमारे साथ और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।